बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तारीख बर्रसगीर पाको हिंद को इंशाल्लाह ताला हम एक नावल की तरह पढ़ेंगे। मैंने सारी तारीख आपको 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 2022 तक जो हमारी टोटल तारीख है वो मैंने सबको इंग्लिश में जो है ना पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ आपको सिखा दिया। आपको मैंने सारी सेंड कर दी है। बहुत से बच्चों की परेशानी थी कि हमें तारीख नहीं याद हो रही, तो तारीख इंशाल्लाह ताला हम जो है ना एक नावल की तरह, एक ड्रामे की तरह मैं आपको उर्दू में सारी ये लिख भी दिया मैंने, ठीक है। इंशाल्लाह ताला थोड़ी थोड़ी करके डेली बेस पे आपको मैं भेजा करूंगा और आप लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आज हमने बात करनी है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की, कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था, किस तरह फतह किया था, मोहम्मद बिन कासिम की दर्दनाक मौत कैसे हुई थी, क्यों इसको जो है ना हुकूमत ने फांसी दे दी थी, इसको जो ऊंट की खाल में सी के, जिंदा को ऊंट की खाल में सी के फेंक दिया गया था और ये खुद दम घुट के मर गया था। और राजा दाहिर जो है ना उसने अपनी बहन से शादी क्यों की थी, अपनी सगी बहन से शादी की थी। तो जो बरसगीर की तारीख जो है ना इंशाल्लाह ताला इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा मुस्लिम हिस्ट्री वो भी इंशाल्लाह ताला हम जो है ना बनु मैया, बनु मास और यानी कि कबीला कुरैश से लेकर ना हमने बनु हाशिम, फिर बनु बास, बनु मैया, वो सारा इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं सुबह वाले लेक्चर में उसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। और जो रात वाला अभी का जो लेक्चर है उसमें तारीख जो ना इंडो पाक हिस्ट्री, क्योंकि अगर आपने किसी भी आपने टाइम या कोई आपके दिल में ख्वाहिश है पीएमएस की या सीएसएस करने की, तो आपने अभी से इसको अच्छे तरीके से साथ साथ मेरे करते जाएं, क्योंकि तीन हिस्ट्रियां जो है ना आपको अगर उसके ऊपर पूरी ग्रिप हो तो फिर आप पीएमएस या सीएसएस का सोच सकते हैं। उसमें इंडो पाक हिस्ट्री है, मुस्लिम हिस्ट्री है और हिस्ट्री ऑफ यूएसए यानी कि अमेरिका की हिस्ट्री है। तीनों इंशाल्लाह ताला मैं अब साथ साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। कोशिश करूंगा कि ये इंडो पाक हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए ये साथ साथ इसी तरह नावल की तरह बयान करूं, ठीक है, ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इसको सब्सक्राइब कर लें, डेली हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, उसका रोज करते जाएं, क्योंकि आपको पता है पीएमएस का एडवर्टीजमेंट भी आया हुआ है। हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक, क्योंकि 9 मार्च उसकी लास्ट डेट है, तो 2 4 या 10 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह ताला एक टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा। देखूंगा कौन कौन से बच्चे इस काबिल हैं, एलिजिबल हैं कि उनको पीएमएस में उतारा जाए। अपने स्टूडेंट में से इंशाल्लाह ताला उनको हम पीएमएस में भी उतारेंगे। और ये जो सारा डेटा है मेरा, ये जो मैं सारी लेक्चर अब आपको डिलीवर करने लगा हूँ, ये बड़े सीक्रेट डेटा होता था। हम इसको हाईली पेड ग्रुप्स में, सिर्फ इसको जो ना क्लोज ग्रुप जो हमारे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम से, वहाँ पे इसको शेयर करते थे। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसको भी ऑन एयर कर दिया जाए, ऑनलाइन सारा कुछ इसको ओपन कर दिया जाए, क्योंकि मैंने कभी कोई डाटा अपना छुपाया नहीं था। तो ये भी मैं अपना डाटा जो है ना अब बाहर निकालने लगा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं आज के लेक्चर में। लेक्चर अब जी लेक्चर लंबा हुआ करेगा, जिसको जहाँ पे जो है ना जो भी टॉपिक जिस बच्चे ने पढ़ना है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो पढ़ ले, बाकी वो छोड़ दे, ठीक है। क्योंकि अब 1 2 या 4 या 10 बच्चों की वजह से मैं लेक्चर को शार्ट करने के चक्कर में ही कंसेप्ट खराब नहीं कर सकता, और ना ही अपने बच्चों का जो है ना फ्यूचर जो है ना उसको हम वो इसमें किसी किस्म का दाव पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको पता है कि हमने सिनोनिम और एंटोनिम स्टार्ट किए हुए हैं। उसके बाद हमने मैथमेटिक्स के इनोसेंट क्वेश्चन मैंने 10 रखे हैं आज। इनमें से मैं 2 4 आपको खुद अभी करवाऊंगा, बाकी आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, आप इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद बरसगीर की तारीख है। और उसके अलावा जो है ना आज मैंने आपको इस्लामियात आज इंशाल्लाह ताला हमने ख़त्म करनी है। इस्लामियात की सुबह एक मैंने फ़ाइल आपको सेंड की थी, ठीक है, और एक फ़ाइल अभी सेंड करूंगा। और आज इंशाल्लाह ताला मैंने टेस्ट लेके आपको सोने देना है। जितने भी हमारे साथ बच्चे हैं जिन्होंने लिटरेसी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, मैं आपको इधर से लेक्चर के थ्रू बता रहा हूँ कि अब जो ना सोने का टाइम नहीं है जी, सिर्फ आखिरी हफ्ता आपका चल रहा है। अब आपने, मैं जाग रहा हूँ, आपने भी जागना है, मेहनत करनी है दिन रात एक करके। अब इस्लामियात का मैंने एक और फाइल आपको सेंड करनी है, सुबह भी सेंड की थी। इस्लामियात का टेस्ट आज आपने दे के सोना है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले मैं आपको ये बरसगीर की हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह से फिर हम अपने जो ना दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे। हिस्ट्री के लिए मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलूँगा जी तस्वीर पे, ठीक है। तो ये जी ये 7वीं ईस्वी की बात है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। जब हिंदुस्तान में ना जी बिल्कुल किसी किस्म की किसी की कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी। सारी हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत का अपना अपना कानून था, अपना अपना राजा था। तो हर रियासत का अपना अपना कानून था, अपना अपना राजा था।
तो यहाँ पे हिंदुस्तान में एक मजबूत रियासत जो मानी जाती थी वो होती थी रियासत सिंध, जिसको सिंधु देश कहते थे। ठीक है जी। ये खिलाफत बनु मैया के बॉर्डर पे वाक़या थी। बनु मैया की जो खिलाफत थी वो बहुत बड़ी खिलाफत थी उस टाइम। शुमाली अफ्रीका से लेकर ये आज का जो बलूचिस्तान है, मकरान के बॉर्डर तक ये सारी फैली हुई थी। ठीक है। ये सारी खिलाफतें ना बनु मैया की खिलाफत थी। ठीक है। अब इस बनु मैया की खिलाफत के बॉर्डर पे ये जो ना मकरान के बॉर्डर के ऊपर ये जो सिंध की है ना, सिंधु देश जिसको कहते थे, सिंध की रियासत थी। ठीक है। अब इस सिंध की रियासत पे एक बुद्ध मत जो राजा था उसका नाम था राजा राय सोहाय। राय सोहाय की यहाँ पे गवर्नमेंट थी। राय सोहाय की औलाद नहीं थी। ठीक है जी। उसका एक वजीर था चच। चच जो ना ब्राह्मण हिंदू था। ठीक है। चच ब्राह्मण हिंदू था और राय सोहाय जो है वो बुद्ध मत था। ठीक है। लेकिन जो ब्राह्मण हिंदू चच था ना, उसके राजा की बीवी के साथ भी ताल्लुकात थे और राजा की बीवी ने राजा को स्लो पॉइजनिंग देनी स्टार्ट कर दी। आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू कर दिया और राजा साहब वो ना मर गया राजा। 632 में यूं फिर चच ने जी जनाब उस रानी से शादी कर ली, राजा की बीवी से। उसकी जो ना चच से 3 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे और एक बेटा बेटा और एक बेटी। ठीक है। पहले बेटे का नाम था दहरसिया। ठीक है। पहला जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था जी दहरसिया, और दूसरे का बेटे का नाम था दाहिर, और बेटी थी उसके नाम था रानी बाई। ठीक है। उसका नाम क्या था जी? रानी बाई। यहाँ से जी अब कहानी स्टार्ट होती है कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की जो लड़ाई हुई है, और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर से ना सिंध को फतह किया था। अब क्या हुआ जी, चच जो है ना जी वो राजा बन गया, और यूं हिंदुस्तान में दोबारा हिंदू जो है ना, हिंदू सल्तनत का आगाज हो गया। 632 से फिर 724 तक चली है। 632 से 724 तक फिर हिंदू की जो है ना गवर्नमेंट चली है, यहाँ पे सुल्तनत चली है। ठीक है। अब चच जो है ना जी, चच ने गवर्नमेंट की, और उसके बाद जो है चच का बेटा था सबसे बड़ा दहरसिया, वो कुछ देर के लिए जो है ना हुक्मरान बना, लेकिन दहरसिया भी मर गया। दहरसिया के मरने के बाद राजा दाहिर राजा बना सिंध का। ठीक है। सिंध का राजा बना था दाहिर। अब ये जो दाहिर था, दाहिर का एक वजीर था जो उसका नाम था जी बुद्धिमान। ठीक है। आजकल भी बुद्धिमान का मतलब होता है बड़ा सियाना, जिसको माना जाता है बड़ा चालाक होशियार और बड़ा सियाना था। ठीक है। बुद्धिमान आजकल भी जो है हिंदुस्तान में आपने किसी भी चालाक या सियाने आदमी के लिए बुद्धिमान का लफ्ज भी यूज करते हैं। ठीक है। राजा दाहिर का जो एक ना जी जो उसका वजीर था बुद्धिमान, बुद्धिमान ने राजा दाहिर को बताया कि जनाब एक नजूमी ने तेरे बाप चच को बताया था कि तुम्हारी बहन जो रानी भाई है ना, इसके साथ जो शादी करेगा वो पूरे हिंदुस्तान का राजा बनेगा। आपको पता है कि ये जो हिंदू है ना, हिंदू मज़हब में यहाँ पे नजूमियों की, ये गैब की खबरों, इस तरह की जो ना शगुफों के ऊपर ये बड़ा ईमान रखते हैं। तो रानी बाई के साथ जो शादी करेगा वो पूरे हिंदुस्तान का राजा बन जाएगा। यूं दाहिर ने फिर ये सोचा कि चूंकि रानी बाई बाहर जाएगी किसी और के निकाह में या उसके साथ शादी करेगी, तो वो पूरे हिंदुस्तान का राजा बनेगा, क्यों मैं खुद ही ना वो राजा बन जाऊं। उसने अपनी बहन रानी बाई से खुद ही शादी कर ली। इस शादी से हिंदू बहुत ज़्यादा सख्त नाराज थे, क्योंकि हिंदू मज़हब में अपनी सगी बहन से शादी की इजाज़त नहीं है। यूं हिंदुओं जो है ना, हिंदू कुछ जो मज़हब परस्त थे वो भी राजा ताहिर के खिलाफ थे, और ये जो मज़हब परस्त हिंदू जो उनके खिलाफ थे, यही फिर मोहम्मद बिन कासिम की उन्होंने सपोर्ट की, और मोहम्मद बिन कासिम भी सिंध को फतह कर गया। अब मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में कैसे उसने फतह किया? आप ये जो खिलाफत बनु मैया थी ना जी, इसकी जो इसका जो दारुल हुकूमत था दमिश्क, दमिश्क से ये जो सिंध है तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर था। ठीक है। ये खिलाफत बनु मैया के लिए इसको जो है ना छोटी सी रियासत थी, उसको ये मामूली समझते थे। लेकिन और उसके ऊपर ये लश्कर कशी इसलिए नहीं करते थे, वो समझते थे कि खिलाफत बनु ये दमिश्क से इतनी दूर 4000 किलोमीटर दूर जाके ना लश्कर कशी करना, ट्रैवलिंग के खर्चे, फौज के खर्चे, हम लश्कर को इतना हम जो ना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो इसको इग्नोर कर देते थे। ठीक है। लेकिन ये जो उनका जो गवर्नर था ना एक खिलाफत बनु मैया, बनु मैया में उस टाइम खलीफा अब्दुल मालिक की हुकूमत थी। ठीक है। खलीफा अब्दुल मालिक का गवर्नर था हजाज बिन यूसुफ, जो इराक का गवर्नर था, और इसकी जो सरहद ना ये सिंध के साथ लगती थी। ठीक है। हजाज बिन यूसुफ का दिल करता था कि मैं जो ना सिंध पे चढ़ाई करूं, सिंध को फतह कर लूं। उसने छोटे बड़े हमले किए थे काफ़ी, लेकिन खलीफा जो था ना, खलीफा अब्दुल मालिक ने जो है ना हजाज बिन यूसुफ को इसके ऊपर सिंध के ऊपर हमला करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी थी। ठीक है जी।
और उसके बाद क्या हुआ जी कि हजाज बिन यूसुफ के दिल था कि उसके ऊपर मैं हमला कर दूं, लेकिन वो खलीफा की तरफ से उसको इजाज़त नहीं थी। हुआ क्या जी, खलीफा मर गया। खलीफा जो था अब्दुल मालिक मर गया। उसका बेटा जो है ना वलीद बिन अब्दुल मालिक खलीफा बना अरबों का, ठीक है। अब वलीद बिन अब्दुल मालिक जो है ना उसका उसकी ये बनु मैया और बनु बास जो है ना ये इनकी आपस में दुश्मनी थी। बनु बास के कुछ लोग ना वो यहाँ से दौड़ गए, यहाँ से खलीफा जो वलीद बिन अब्दुल मालिक है ना उसकी उन्होंने बैत करने से इनकार किया और वो चले गए राजा दाहिर के पास। उन्होंने जाके उससे पनाह ले ली। तो फिर खलीफा ने राजा दाहिर को उनको वापस बुलाने को भी कहा कि हमें हमारे कैदी जो है ना जो हमारे बागी हैं उनको वापस दें, लेकिन दाहिर ने उनको पनाह दे दी। उसके अलावा एक और मसला हुआ। मसला ये हुआ कि ये जो आपको ये कार्नर नज़र आ रहा है ना जी, ठीक है, कार्नर पे ये एक साहिल था दीबल, ठीक है। दीबल के मुकाम दीबल की बंदरगाह थी, शहर का नाम था दीबल। यहाँ पे श्रीलंका के राजा ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के लिए कुछ तहाइफ भेजे थे। वो कश्ती इस दीबल के मुकाम पे, दीबल के साहिल पे समुद्री डाकुओं ने लूट ली। तो खलीफा ने जनाब हजाज बिन यूसुफ के ज़रिए उसको पैगाम भेजा राजा दाहिर को कि और उन्होंने उस कश्ती जो लूटी थी उसके साथ जो कुछ औरतें थीं, औरतों को भी उन्होंने कैदी बना लिया था, ठीक है। और कहते हैं कि औरतों में से किसी ने ख़त भी लिखा था हजाज बिन यूसुफ को कि हमारी मदद को आएँ। तो हजाज बिन यूसुफ ने जनाब खलीफा के साथ ये बात डिस्कस की। उन्होंने कहा कि एक तो वो हमारे जो है ना बागी भी नहीं दे रहे, ऊपर से उन्होंने औरतों को भी कैदी बना लिया है। तो उन्होंने राजा दाहिर को फिर कहा कि आप बाज आ जाएं और हमारे जो ना बागी भी वापस करें और औरतों को भी छुड़ा के दें और जो माल भी लूटा है वो भी वापस दें। तो राजा दाहिर ने कहा जनाब जो 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 समंदरी बागी है ना उनके ऊपर मेरा किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है, वो समंदरी बागी है, मुझे उनका कोई नहीं पता, ठीक है। यूं फिर क्या हुआ जी, खलीफा ने जनाब हजाज बिन यूसुफ को इस शर्त पे इजाज़त दे दी कि जितना खर्चा आएगा उससे 3 गुना ज़्यादा तुमने सिंध को फतह करके वहाँ से माले गनीमत लेके दरबार में पेश करना है। तो हजाज बिन यूसुफ ने इसकी हामी भर ली। यूं फिर हजाज बिन यूसुफ ने पहले अपने 2 कमांडर भेजे, अब्दुल्ला और बुदेल, दोनों भेजे, लेकिन राजा दाहिर के बेटे ने उनको जो ना बॉर्डर पे ही कत्ल कर दिया। वहाँ पे वो हार के कत्ल हो गए वहाँ पे। वहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर हजाज बिन यूसुफ ने अपने जो है ना भतीजा भी था और उसका दामाद भी था, 17 साल जो है ना उनका गवर्नर था, ठीक है, उसको उन्होंने बुलाया और उसको मोहम्मद बिन कासम को 17 साल की उम्र के जो उसको कमांडर बना के 15,000 फौज दे के उसको जनाब जो है उधर राजा दाहिर के साथ लड़ाई के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासम ने 712 में जाके जनाब राजा दाहिर को शिकस्त दी। शिकस्त किस तरह हुई कि राजा दाहिर का जनाब जो किला था ना, किला रवाड़ के दरमियान में गुंबद के ऊपर एक झंडा लगा हुआ था। झंडे के नीचे एक तवीज़ था। हिंदुओं का मानना ये था कि जब तक ये झंडा मौजूद है तब तक तिलिस्मी या जादुई जो ताकतें हैं ना वो हमारे किले की हिफाजत करती हैं, हम किसी से भी शिकस्त नहीं खा सकते। तो यूं, और एक ब्राह्मण हिंदू जो था ना, जो जो मैंने आपको बताया कि राजा की शादी की वजह से उससे नाराज थे। तो उस ब्राह्मण हिंदू ने जनाब मोहम्मद बिन कासिम को ये खबर दी, ये उसने बताया, ठीक है, कि अगर तुम वो जो किले के ऊपर झंडा है उसको गिरा दो तो जो हिंदू है ना ज़हनी तौर पे ही पस्त हो जाएंगे और वो खुद ही शिकस्त मान लेंगे। तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीक जो था ना, मंजनीक एक तोप होती थी, अभी तो गोले बैंकती है ना, वो लकड़ी की मंजनीक होती थी एक गुलेल की तरह, ठीक है, बहुत बड़ी। वो पत्थर फेंके जाते थे उससे दूर दूर थे। तो मंजनीक के जरिए उसने पत्थर फेंके। अपने एक जो है ना उसका कमांडर था उसको कहा था कि इसको आपने झंडे को गिराना है। कमांडर ने जनाब मंजनीक के जरिए पत्थर फेंक के दूसरे पत्थर में ही झंडे को गिरा दिया। यूं जनाब हिंदुओं के काफ़ी ज़्यादा अपना हौसले पस्त हुए, वो समझ लगे कि शगुन आ गया कि अब हमारी शिकस्त लाजमी है। और यूं मोहम्मद बिन कासिम ने जनाब उसके ऊपर चढ़ाई की और राजा दाहिर के साथ लड़ाई के बाद राजा दाहिर को कत्ल कर दिया गया और जो ना दीबल भी फतह हो गया, सिंध फतह हो गया। यूं जो और रानी बाई जो थी, जब राजा दाहिर शिकस्त खा गया तो रानी बाई ने आग में छलांग लगाई 20 औरतों के साथ, ठीक है, उसने अपने आप को जला लिया। वो हिंदुओं का ये मानना है कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए आग में कूद जाओ तो बंदा बरी हो जाता है, पाक हो जाता है। यूं ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने आगे मुल्तान की तरफ चढ़ाई की है और मुल्तान को 715 में भी उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने फतह कर लिया। जैसे ये फतह हो रही थी पीछे 714 में जनाब शुजात बिन यूसुफ भी फौत हो गया और जो है ना 715 में वलीद बिन अब्दुल मालिक जो था ना खलीफा, वो भी फौत हो गया। खलीफा जब फौत हुआ तो खलीफा के फौत होने के बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मालिक बने। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक जब खलीफा बना तो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक जो है ना
अपने भाई वलीद बिन अब्दुल मालिक के गवर्नरों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, गुस्से में था। उसने सारे जितने भी गवर्नर थे, तो वो जो उसके ज़्यादा करीब थे वलीद बिन अब्दुल मालिक के, उनको बुलाया, उनको सख्त सज़ाएँ भी दी, उनको ठीक है उनको माजूल भी किया। हजाज बिन यूसुफ के ऊपर भी उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन हजाज बिन यूसुफ जो कि ऑलरेडी मर चुका था, तो उसने क्या किया जी, उसके भतीजे को और उसके दामाद को मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला के उसने सिंध से, ठीक है, उसको उसने सजा दी। साथ ही ना मोहम्मद बिन कासिम पे ये भी इल्ज़ाम लग गया कि उसने राजा दाहिर की बेटी से ज़्यादती की है, ठीक है जी, जिनसी ज़्यादती की है। इसी केस में फिर मोहम्मद बिन कासिम को जनाब, ये पता नहीं ये जो है ना इल्ज़ाम ठीक है या नहीं है, लेकिन जो था ना खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक वो ज़हनी तौर पे खिलाफ था इनके, तो उन्होंने जनाब इसको ऊँट की खाल में सी कर, ऊँट की खाल के अंदर सी के उसको जेल में फेंक दिया, और उसी के अंदर ही दम घुट घुट के जो है ना मोहम्मद बिन कासिम की जान ख़त्म हो गई थी, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे, ठीक है जी। ये थी जी मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की कहानी। अब आपने हम हमारा मकसद यहाँ पे किसी को डिग्रेड करना, किसी को हीरो या विलन बनाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ हिस्ट्री आपको एग्जाम्स के वाले से, पीपीएससी या पीएमएस के वाले से बताना है। आप इसको इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं ना उसको आप नोट करते जाएं, और ये मैंने सारी लिख दी है, ठीक है। इसको आप एक दफ़ा पढ़िएगा, इंशाल्लाह ताला आप एक इंटरेस्ट के साथ जब इसको पढ़ेंगे, एक कहानी की तरह, एक नावल की तरह, तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा भी आएगा, आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और यूँ आप जो हिस्ट्री में जब इंटरेस्ट आपको बन जाएगा तो इंशाल्लाह ताला पीएमएस और सीएसएस के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये 10 अल्फाज हैं जी, ये आपके सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से। सबसे पहले तो फिल्मसी, फिल्मसी का मतलब होता है नरमो नाजिक, ठीक है, इसका सिनोनिम फिल्मी है, और एंटोनिम इसका ड्यूरेबल है, ठीक है। उसके बाद जी ये बिल्कुल आसान है, मैंने इसका उर्दू तर्जमा भी लिखा हुआ है, साथ इसके सिनोनिम और एंटोनिम भी लिखे हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। और साथ ही इस्लामियत के डेटा आपको पता है, मैंने आपके ग्रुप में शेयर करना है। उसके बाद ये मैथमेटिक्स के इनोसेंट क्वेश्चन है कुछ, ये आप देख लेते हैं। अगर आपको मैं आपको करवा देता हूँ, 2-4 करवाता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है। सबसे पहला जी, इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 28 मीटर और 7 सेकेंड। क्या कहता है जी, जो एक किलोमीटर की रेस है, ए और बी दो रेस में जो दौड़ रहे हैं, ए ने बी को हरा दिया है 28 मीटर से या 7 सेकंड से। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस, ठीक है। अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है लेकिन ट्रिकी है। ए और बी जनाब आपस में दौड़ रहे हैं, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। ए जनाब और बी, ए जनाब जो पहुंच गया ना, वो बी से 7 सेकंड पहले पहुंचा है, बी से 7 सेकंड पहले पहुंचा है। बी अभी कितना था, कितनी दूर था जी, 28 किलोमीटर दूर था, 28 मीटर दूर था बी अभी, यानी कि 28 मीटर उसने पहले उससे तय किया, और टाइम कितना, 7 सेकंड। मीन्स के ये जो बी है ना 7 सेकंड बाद यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो ए ने बी को हरा दिया 28 मीटर से या 7 सेकंड से, तो बताएं ए ने कुल कितना टाइम लगाया। ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, आप समझे बी पे गौर करें। जब बी जनाब यहाँ से 28 मीटर कितने में किया उसने, 7 सेकंड में। क्यों 7 सेकंड से हारा है ना, तो 28 मीटर पीछे था जब वो पहुंच गया था। मीन्स के बी की जो उसकी स्पीड है ना, वो 28 मीटर पर सेकंड है, 28 मीटर पर सेकंड है, 7 सेकंड, ठीक है जी। 28 मीटर पर 7 सेकंड, 7 सेकंड में 28 मीटर कर रहा है, मीन्स के 4 7 बार 28, 4 मीटर पर सेकंड से वो दौड़ रहा है, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड से वो दौड़ रहा है। इट मीन्स के टोटल फिर जो 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में कितने हो गए, 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर हो गया ना। तो 1000 जो है ना, जो है ना 1 सेकंड में कितने कर रहा है जी, 4 सेकंड कर रहा है। तो 1000 में कितने कर लेगा, ये इस तरह आपने इसको काउंट करके, और उसमें से 7 सेकंड आप निकाल देंगे, तो आपका जो है ना एक ही टोटल टाइम निकल आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, सिर्फ आपको मैंने कंसेप्ट देना था, बाकी इसको आप कवर अप करेंगे। अगर ना कैलकुलेशन हुई तो फिर भी मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है 25 टाइज कास्ट ऑफ 500 रुपीज़, फाइंड आउट कास्ट ऑफ 25। जो ना ये 25 लिखा है, आगे 75 आना था, ठीक है। ये मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, राइटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 75 लिख, जो भी लिख दें, कुछ आपने प्राइस जो है ना खिलौने की थोड़ी सी तादाद चेंज करनी है, ठीक है। तो क्या है जी 25 जो है ना, अब ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। टाइज और इसके साथ है इनकी प्राइस, ठीक है जी। जो सबसे पहले टाइस 25 है और इनकी प्राइस जो है ना 500 रुपये है। अब टाइस 75 हो गया, इनकी टाइस हमने निकालनी है, तो आप यहाँ पे तीर लगाएं पहले, ठीक है। आप देखें ना 25 है ना, इसको ऊपर कर लें, ठीक है। अब देखें
जब ये आपके टाइज 25 हैं तो इसकी कीमत 500 है। अब टाइज ज़्यादा होंगे तो कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी, मीन के तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, फिर आपको ऊपर की तरफ ही आएगा। ये आपको मैंने सारा समझाया हुआ है, ठीक है। तो इस पर आप लगा दें ज़रा, एक्स बटा 500 बराबर क्या आ गया 75/25, ठीक है। इसको अब आपने ज़रब चिल्ले पे कर लेना, 5 को उधर ले जाएं, ठीक है। तो ये एक्स की तो इसके बराबर आ गया 75 ओवर इंटू 500/25। इसको आपने काट कूट के इसकी आप कीमत निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ठीक है। समझ आ गई है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं क्लियर कर लूँ। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एनटीएस और पीपीएससी में आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है जी, अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल ऑफ 2700 एंड सेल इट फॉर 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्रिक क्या लगा हुआ है, ये सिंपल सा मेजर परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक यहाँ पे क्या यूज हुआ है। ट्रिक ये है कि वो कहता है जी, एक उसने 2700 का खरीदा है, ठीक है। उसकी जो ना परचेजिंग जो प्राइस है ना, परचेजिंग प्राइस है 2700 रुपया, ठीक है। अब उसने जो मुनाफा उसको हुआ है ना, जो प्रॉफिट हुआ है, वो 10% किस का हुआ है, उसका सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का 10% हुआ है। ये यहाँ पे देखना, ये यही चीज समझने वाली है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का 10% हुआ है, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टाई, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टाई, ये आपने मालूम करनी है, ठीक है। आप देखें, आप हम फर्ज करते हैं कि जो उसने जो सेलिंग प्राइस है वो एक्स है, ठीक है। जो हमने निकालनी होती है वो एक्स होती है। आप देखें, उसने मुनाफा कितना हासिल किया है, उसने मुनाफा हासिल किया है 10%। कितना मुनाफा हासिल किया है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये फिर बात याद कर लें, मीन्स और मुनाफा क्या होता है, मुनाफा होता है जी आपकी सेलिंग प्राइस, जितने का आपने बेचा उसमें से आप किसको निकाल दें, आप अपनी परचेजिंग प्राइस को निकाल दें, ठीक है। तो फिर आपका क्या होता है जी, आपका ये मुनाफा होता है, ठीक है। या आप इसको यूज समझ लें, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें जी जो ना डबल माइंड हो जाते हैं। इसको मैं कवर कर लूँ दोबारा क्लियर करके। आपका क्या होता है, आपकी सेलिंग प्राइस में होती है एक तो आपने जितनी कीमत खरीद है, यानी कि आपकी जितनी आपकी जो है ना आपकी परचेजिंग प्राइस है, और जितना आपका मुनाफा होता है, जितना आपका मुनाफा होता है वो आपकी किसके बराबर होती है जी, आपकी सेलिंग प्राइस होती है। टोटल आप कितने की आपकी चीज़ बेच रहे हैं वो कितने की होती है, एक तो उसमें आपकी कीमत खरीद मौजूद होती है और बाकी उसमें अंदर आपका मुनाफा मौजूद होता है। हम फर्ज करते हैं तो उसकी जो कीमत खरीद है ना वो एक्स है, तो उसमें जी एक्स किसके बराबर है 2700 के, और 10% ऑफ एक्स, क्योंकि उसने जो मुनाफा लिया ना वो सेलिंग प्राइस का 10% है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको आपने हल करना है, ये बिल्कुल अब आसान सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, 2700 प्लस 10% ऑफ एक्स, 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, ये 10 ये एक 0 से कट जाएगा, 2700 प्लस 1/10 इंटू एक्स इक्वल टू आ गया एक्स। आप ये इसको उधर ले जाएं, 2700 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/10x। इसको अब आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहते हैं तो इसको मैं मुकम्मल कर देता हूँ, चलिए आपको ये मैं मुकम्मल कर देता हूँ। तो याद रखिएगा 2700 बराबर आ गया एक्स माइनस 1/10x, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया 2700 इज इक्वल टू एक्स माइनस x/10, इसको इस तरह कर लें, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, 2700 इक्वल टू क्या आ गया जी, आपका 10 आप कैल्शियम आ गया, 10x माइनस क्या आ गया जी एक्स, ऊपर 9x बन गया 27, तो ये आ गया 2700 इक्वल टू 9x/10। तो आप x निकाल लें, x इक्वल टू क्या आ गया जी 2700/9 इंटू 10, ठीक है। तो आप इसको करें 9 एक बार, 9 9 3 बार 27, ये आपके पास 300 को 10 के मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर क्या आ जाएगा जी 3000। तो यूं उसने जो उसको जो खिलौना है वो 3000 का बेचा है, ठीक है जी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। उधर जाके आपने इसको जो अगर ये क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो आपने इसको सॉल्व करके फिर इसको आपने इसका आंसर निकालना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मिसिंग नंबर 60, 59, 57, 54 और 50। 60, 59, 57, आपके पास ये 60, 59, 57, उसके बाद क्या है थोड़ा सा मैं देख लूँ, ठीक है। और उसके बाद 54 और 50, 54 और 50। आप देखें मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इस तरह का सीक्वेंस एंड सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले देखना है पहले नंबर के बाद दूसरा किस तरह आ रहा है, जमा से आ रहा है, नफ़ी से आ रहा है, ज़रब से आ रहा है या तकसीम से आ रहा है। तो 60 में से एक माइनस करें, यहाँ पे साथ इसमें लिखते जाएं कि क्या इसमें ऑपरेशन हो रहा है। एक माइनस कर रहे हैं तो ये आपका दूसरा आ गया। अब इसमें देखें इसमें से कैसे आया, अगला 59 में से 57 कैसे आ रहा है, -2 कर रहे हैं। उससे आगे फिर देखें कैसे आ रहा है, इसको -3 कर रहे हैं तो अगला आ रहा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, -4 किया तो
ये आपके पास 50 आ गया। इट मीन्स के आप नेक्स्ट प्रोसीड कैसे कर रहे हैं, ये आपको सीक्वेंस नज़र आ गया। पहले -1 किया, फिर -2 किया, फिर -3 किया, फिर -4 किया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे -5 करेंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा नेक्स्ट 45। ठीक है जी, इस तरह आपने ये क्वेश्चन करने होते हैं, इसकी आपने ट्रिक देखनी होती है कि किस तरफ को कुछ चीज़ जा रही है। उसके बाद देखें जी 2, 6, 11, 17। ठीक है, आप देखें इसको 2, 6, 11 और 17, इसके बाद कहता है बताएं। अब आपने देखना है 2 के बाद 6 कैसे आया, 2 के बाद 6 आया 4 जमा करने से। अब 6 के बाद 11 कैसे आया, 5 जमा करने से। 11 के बाद 17 कैसे आया, 6 जमा करने से। मीन्स के एक नंबर ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। अब 17 में क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, 24 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, आपने इस तरह इनको करते जाना है। उसके बाद आपके पास है जी 1, 3, 12 और 60। 1, 3, 12 और 60। आप देखें 1, 3, 12 और 60। आप देखें इसमें आपने क्या करना है, आप पहले देखें पहले नंबर से दूसरा नंबर कैसे आया, 2 जमा करने से। अब तीसरे से चौथा कैसे आ गया, आप 3 और 12 में, ये तो 9 का फ़र्क आ रहा है। उसके बाद 12 में से 60 कैसे, ये तो इसमें अब कोई सीक्वेंस हमें नज़र नहीं आ रहा, प्लस वाला सीक्वेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि अब हम इसको क्या करेंगे, किसी और से देखेंगे। जमा तफरीक से ये नहीं आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, रैपिड चेंज है। अब इसको मल्टीप्लाई से देखेंगे। 1 को 3 से कैसे आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है। अब 3 को 12 कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 को 60 कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। इट मीन्स कि अब ये मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस चल रहा है, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन आप ये कर लेंगे। नीचे भी बिल्कुल इसी तरह ही आपने देखने हैं, जमा तफरीक किस तरह हो रहा है, तो उसको आपने इस तरह करते जाना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।